मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, ओके गुड। तो जैसे कि आपको पता, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, और इससे पहले जो चैप्टर हमने कवर किया था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। दोनों में मैंने कल आपको अंतर भी बताया, दोनों में मैंने आपको बताया कि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें यहाँ सोल्व आउट करनी है, जिनको हमें साथ लेकर चलना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इनमें वो एडजस्टमेंट से यूज होंगी। तो कल जब हमने एक लिस्ट तैयार की थी, उस लिस्ट में हमने बात की थी कि हमारे पास बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिनमें से कुछ एडजस्टमेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उन एडजस्टमेंट्स की लिस्ट में से कुछ एडजस्टमेंट्स के नाम मैं यहाँ लिख लेता हूं। जैसे कि सबसे पहली एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तीसरी जो एडजस्टमेंट आज हमारी रहेगी वो रहेगी इसका अपोजिट, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंसेस। फोर्थ वन पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्रूड इनकम। फिफ्थ वन पर हम लोग डिस्कस करेंगे अनएक्रूड इनकम। और आज हम लास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे डेप्रिसिएशन। यानी ये 6 एडजस्टमेंट का एक सेट हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के आते हैं, तो उनमें ये 6 एडजस्टमेंट आपको 101% मिलती ही मिलती है। इनके अलावा और भी एडजस्टमेंट होंगी, लेकिन ये 6 एडजस्टमेंट आपको जरूर मिलेंगी। इन 6 एडजस्टमेंट में हम इनको किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, इनमें 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है। दूसरे पर हम ये देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें ये कहां दिखाए जाएंगे। ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट लॉस में आएगा, कि बैलेंस शीट में आएगा, कहां पर इसको हम शो करके चलेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जर्नल एंट्री हमारी क्या रहेगी, ये चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन पॉइंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आइए क्लोजिंग स्टॉक को देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आप इसके नाम को देखें तो इसको हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री वर्ड आपको दिखाई दे जाए तो इन्वेंट्री के नाम से भी इसको इंक्लूड कर लेंगे। हालांकि इन्वेंट्री इज ए बिगर टर्म, इसमें हम स्टॉक को इंक्लूड करके चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा टर्म है इन्वेंट्री, इसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके बारे में यदि हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग के बारे में अगर बात करूं तो हम इसके मीनिंग को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्टॉक विच इज रिमेन्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। वो स्टॉक जो किसी अकाउंटिंग पीरियड में बिना बिका रह गया, अनसोल्ड रह गया, उसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपली आप लिख लेंगे स्टॉक रिमेन्स अनसोल्ड एट द end of accounting period, end of accounting period, that is called closing stock। ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसके बारे में 2-3 बातें आपको नोट करनी है। क्या बातें नोट करनी है? सबसे पहली बात आपको ये नोट करनी है कि जब इसकी वैल्यूएशन की जाती है, तो उस वैल्यूएशन में हम लोग एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करके चलते हैं। उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या नाम है? दैट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। वैल्यूएशन में हम इसका एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूएशन करते हैं। ये बताता है कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन की जाएगी तो वो 2 प्रकार की वैल्यूज आपके पास होंगी। एक तो होगी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, और एक होगी बुक वैल्यू।
तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लोअर, कम होगा, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड, उसे हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। ये हमारा एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है, जिसका मतलब होता है एंटिसिपेटेड लॉसेज आर टू बी रिकॉर्डेड बट नॉट द इनकम्स। जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस हैं उनको आप रिकॉर्ड करके चलेंगे, लेकिन इनकम्स को रिकॉर्ड करके नहीं चलेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है वो मार्केट वैल्यू और जो बुक वैल्यू हमारे पास होती है, बुक वैल्यू का मतलब है जो हमारे पास बुक्स में है, और मार्केट वैल्यू का मतलब है जो मार्केट में उसका एक्चुअल प्राइस है। उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों में देखना यह है कि ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है। यानी जो कम होगा, विच एवर इज लोअर जो होगा, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, इसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसकी वैल्यूएशन इस तरीके से की जाती है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर मीनिंग, ये मीनिंग का पार्ट रहेगा। अब दूसरा पार्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज हमने लिखा था कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आप एक चार्ट बनाएंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं तो आप यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक समझने के पर्पज से, और ध्यान रखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके से दिया हो सकता है। एक तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। मैं आपको बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, आपको 12th में भी काफी हेल्प करेगा। दूसरा ये हो सकता है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के बाहर भी गिवन हो सकता है। सर इसका क्या मतलब है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस? जब हम बात करते हैं इनसाइड द ट्रायल बैलेंस की, तो इसका मतलब है कि इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, और एडजस्टेड अगर दे रखा है तो ये केवल एक ही जगह जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। और अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब है ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है। और अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है तो इसका मतलब आप इसको दो जगह प्रेजेंट करेंगे। तो सर आप सिंपली ये कहना चाहते हैं कि कोई भी आइटम यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो तो दैट विल बी एडजस्टेड एट 2 प्लेसेस। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो 2 प्लेसेस पर रिकॉर्ड होगा। 2 प्लेसेस पर रिकॉर्ड होगा तो इसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा? अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो यू विल बी रिफ्लेक्टेड इट इन द बैलेंस शीट ओनली। तो ये बैलेंस शीट में ही आएगा, केवल इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स होती है तो ये एसेट साइड में शो किया जाएगा एज ए क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से यहां पर शो कर देंगे। कब? जब ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। लेकिन अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो इसको दो जगह रिफ्लेक्ट किया जाएगा। कहां पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा? पहला पॉइंट तो हमारा रहेगा यही एज इट इज, एक पॉइंट तो हमारा रहने वाला यही कि इसको हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरा हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में ये कहां दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, सेल्स के नीचे। ठीक है, बाय, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से इसको दिखाएंगे। यहां ऊपर सेल्स लिखते हैं। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट माना जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका आपको समझना है कि भाई अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो दो जगह जाएगा, एक तो बैलेंस शीट में, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको रिफ्लेक्ट करके चलते हैं। ये हुआ हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नाउ हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्री पर कि जर्नल एंट्री क्या पास की जाएगी। देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, हमें दिखाना कहां है? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, तो जर्नल एंट्री इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी पास कर लेते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा दैट इज जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम इसकी क्या पास करेंगे? हमें इसको ट्रांसफर करना होता है क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे ट्रांसफर करते हैं इसको? सिंपली क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम क्या एंट्री कर देते हैं इसकी जर्नल एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री इसके लिए बन जाती है और ये अमाउंट हम यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। नरेशन आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारी नरेशन हो जाएगी। होप सो कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, इसका मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है और इसकी जर्नल एंट्री
क्या है। ये 3 चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, तीनों चीजें आपको क्लियर होंगी। इसका जो ये ट्रीटमेंट जो मैं लिखवा रहा हूं ना आपको, इसको इसी तरीके से समझना है। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आप उसको इसी तरीके से समझाएं, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं पर नंबर कटने की कोई संभावना आपकी नहीं बनेगी। चलिए, ये हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसको भी हमें इन्हीं 3 स्टेप में पढ़ना है, मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री। तो मैं इसको रब कर देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसको बाद में उतारने में या लिखने में आसानी रहे। वैसे तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि साथ साथ रफ कॉपी और पेन लेकर या फिर नोटबुक पेन लेकर बैठकर आप इसको साथ साथ नोट करें ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैसे इनको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ये मैं यहां से जो है बेसिक पोर्शन हटा देता हूं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, बाकी चीजें मैं एज इट इज रखता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। लीजिए, फॉर्मेट हमने एज इट इज रखा है ताकि काफी सारा पोर्शन हम कवर कर सके इसी में से। चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपको पता होगा, ऐसे खर्चे जो कि बकाया है, पेएबल है, अभी तक हमने पेड नहीं किए हैं, स्टिल पेएबल है, जिनकी पेमेंट अब तक हमने नहीं की है, उनको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये खर्चे जनरली 2 प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इनको हम सिंपली लिखते हैं एक्सपेंसेस स्टिल पेएबल, एक्सपेंसेस स्टिल पेएबल आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उनको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, या एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड येट, बट नॉट पेड येट, अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, ऐसे खर्चों को क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर ये खर्चे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या क्या खर्चे हो सकते हैं इसमें हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए वेजेस जो है वो आपकी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, और इसके साथ साथ सैलरीज जो है वो आउटस्टैंडिंग हो सकती हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग हो सकती हैं, ठीक है, कैरेज इनवर्ड आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या कैरेज आउटवर्ड आउटस्टैंडिंग हो सकता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको ये क्लैरिफाई कर सकूं कि खर्चे डायरेक्ट नेचर के भी आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं और इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आए। हाँ, दूसरा पोर्शन इसका बैलेंस शीट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये जो खर्चे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं क्या है। तो पहले तो मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता दूं। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है आपके, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तौर पर आपको एक बात हमेशा नोट करनी है, ये देखना है कि ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है या ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है। यदि ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो ये प्योरली आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। एक बात और नोट कर लेंगे इसके साथ साथ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, क्योंकि ये पेएबल है ना, तो पेएबल मतलब ऑब्लिगेशन जो अभी हमें पेड करना है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी के तौर पर कंसीडर करके चलते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया तो प्योरली ये क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग दिया है लास्ट ईयर का, जो कि हमारी लायबिलिटी के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। और अगर ये लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट की हम इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की कहां लिख देते हैं, लायबिलिटी साइड में, एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से शो करके चलते हैं। यहां पर ये दिखाया जाएगा। अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो इसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, 2 हो सकता है 3 जगह पे ट्रीटमेंट हो, एटलीस्ट 2 प्लेसेस पर जो एडजस्टमेंट होती है वो कम से कम 2 जगह दिखाई जाती है। अगर मैं कह रहा हूं
दो जगह है, तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, और ट्रेडिंग अकाउंट में कहां लिखी जाएंगी, डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी जो खर्चे आउटस्टैंडिंग है उनमें इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड करके दिखाते हैं। या फिर ये कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा, डेबिट साइड टू एक्सपेंसेस और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर क्या अंतर है प्रॉफिट एंड लॉस में और इसमें आने का? देखो बेटा, अगर मैं बात करूं वेजेस आउटस्टैंडिंग के बारे में, तो वेजेस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस कैसा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और वेजेस कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो टू वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस हम करके दिखाएंगे। अगर मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू सैलरीज, तो इसमें प्लस करके दिखाएंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। तो हम फिर से बात करें, अगर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर जाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, तो देखना कि वो इनसाइड है कि आउटसाइड है। अगर इनसाइड है तो हम केवल उसको एक ही जगह दिखाएंगे, दैट इज बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट साइड में दिखा देंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से इसको शो करके चलेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट, अगर ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो ये दो जगह जाएगा, एक तो पूरा बैलेंस शीट जैसे हमने इसमें किया एज इट इज, दूसरा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ये लिखा जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ये लिखा जाएगा। अगर इसके डेबिट में लिखा जाएगा तो टू एक्सपेंसेस प्लस ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके डेबिट में लिखा जाएगा तो टू एक्सपेंसेस प्लस ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है जो खर्चे हैं उनके रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में इसको आप जोड़कर चलेंगे। ठीक है, दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आप इसकी बात करें जर्नल एंट्री की, कि जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो लायबिलिटीज क्रिएट होंगी, लायबिलिटीज बढ़ेंगी, और अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्या एंट्री करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, सीधा सा बात। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आप जर्नल एंट्री करेंगे। अब ये किस में से हुई, ये किस में से हुई, ये बेसिकली हुई एक्सपेंसेस में से, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस में प्लस किया ना इसको, तो इसका मतलब खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे तो हम लिख देंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और नरेशन हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में था, अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो अब हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। देखिए इससे एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि ये लायबिलिटी है, क्रेडिट हुआ है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको आप शो करके चलेंगे। दिस इज द सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा। तो हमने इसमें तीन बातें क्या सीखी, इसका मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्री। जितनी एडजस्टमेंट है आपको उनको इसी तरीके से एडजस्ट करना, इसी तरीके से लिखना और समझना है। आइए तीसरी एडजस्टमेंट पर चलते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहां पर मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, रीजन भी क्योंकि जस्ट इसकी अपोजिट एडजस्टमेंट है। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात करूं तो क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पेड कर दिए लेकिन अभी ड्यू नहीं हुए, ड्यू हुए नहीं और एडवांस में पेड कर दिए, ऐसे खर्चों को क्या कहोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेड करते हैं तो वो क्या माना जाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस माना जाता है। नंबर 2, पोस्ट पेड सिम कार्ड और प्रीपेड सिम कार्ड। जब पोस्ट पेड सिम कार्ड की बात करते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से बिलोंग करता है, और प्रीपेड सिम कार्ड की बात करते हैं तो दैट इज योर एडवांस पेमेंट, कि आप पहला रिचार्ज कराते हैं उसके बाद उसकी सर्विसेज यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पर इसको रब नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा साथ साथ, तो आपको उसका अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करके चलना है। ये मान लीजिए मैं अभी देता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस, साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटी है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी क्या मानी जाएगी, एसेट्स मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी, एसेट्स, क्योंकि आपने एडवांस में खर्चे पेड कर दिए, सर्विसेज आपको अभी इसकी यूज करनी बाकी है, मिलनी बाकी है, तो ये हमारी एसेट्स है। और ऐसे खर्चे जो हमने क्या कर दिए, एडवांस में पेड कर दिए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग मैं यहाँ एक बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना आए। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस which has not been due, जो अभी तक ड्यू नहीं हुए बट हमने क्या कर दिया, एडवांस में पेड कर दिए, उसे क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। लीजिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस
जो एडवांस में पे कर दिए बट येट नॉट ड्यू, लेकिन अब तक वो ड्यू नहीं हुए, उन्हें क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर चलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखें तो मैं यहां लिख देता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हो तो हमें दो ही चीजें समझनी है कि ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है या आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है। अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो डेफिनेटली इसका एक ही ट्रीटमेंट होने वाला है। क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? ये हमारी एसेट्स है, एसेट्स है तो हम इसको कहां दिखा देंगे? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस को बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या लिख देंगे यहां पर? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो इसका ट्रीटमेंट करते वक्त हमें क्या समझना है कि एक ट्रीटमेंट तो यही रहेगा बैलेंस शीट के अंदर, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने एडवांस में पेड कर रखे हैं तो अगले साल के हैं, और अगले साल के खर्चे हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते नहीं है। इसमें केवल वही खर्चे लिखे जाते हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। तो हमारा क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है? जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस हैं उनमें से हम माइनस कर देंगे। मैं कलर बदल देता हूं पेन का और समझ में आ जाएगा। माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां पर माइनस हो जाएंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां पर माइनस हो जाएंगे। अगर मान लीजिए खर्चा वेजेस आउटस्टैंडिंग है और वेजेस प्रीपेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड और लेस कर देंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और लेस करेंगे प्रीपेड वेजेस। और एज इट इज अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है और सैलरी प्रीपेड है तो एग्जांपल के तौर पर वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस प्रीपेड में लिख देता हूं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्रीपेड में लिख देता हूं। अगर ये दे रखे हैं तो इसका मतलब है इनका अपोजिट ट्रीटमेंट चलेगा और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस से हो जाएंगे। तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग हमने पहले देख लिया था, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं जनरल एंट्री पर। जनरल एंट्री क्या होगी? अब देखिए ये तो है हमारी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग, तो लायबिलिटीज क्रेडिट हो गई। अब प्रीपेड हमारी क्या है? एसेट्स है, तो एसेट्स क्या होंगी? डेबिट होंगी। डेबिट होंगी तो कैसे लिखेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रिप्लाई करने में। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो एक्सपेंसेस वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। क्योंकि इससे क्या हो रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और एक्सपेंसेस घट रहे हैं क्योंकि हमने एडवांस में वो पेमेंट कर दी है। तो बताइए ये ट्रीटमेंट समझ में आया आप लोगों को? यस या नो? ओके गुड। चलिए, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखा अबाउट द प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने पहली एडजस्टमेंट पढ़ी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं और क्या जनरल एंट्री इसकी हमारी रहने वाली है। आइए फोर्थ वन और फिफ्थ वन पॉइंट पर चलते हैं। दोनों एक साथ मिलाकर हैं, दोनों को एक साथ हम ट्रीट कर लेंगे। चलिए, ये होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम एंड डेप्रिसिएशन के बारे में। तो 3 एडजस्टमेंट और देख लेते हैं ताकि हमारे ये 6 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए। कल इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मैं रद्द कर देता हूं। चलिए, इतने आप लोग जो है अपने इन एडजस्टमेंट्स को बुक से रीड कर सकते हैं जो हमने डिस्कस करनी है आगे, ताकि आपको उनको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, देखिए एक्रूड इनकम क्या होती है। पहले तो इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। स्टेप यही रखने हैं आपने 3, मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री, ताकि बाद में आपको इस बात में समस्या ना आए कि सर इसको लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना। हालांकि बुक के पीछे एक टेबल दी गई है, उस टेबल का भी आप यूज कर सकते हो, उस टेबल के अकॉर्डिंग भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप इसको लिखें। एक्रूड इनकम के अगर मैं मीनिंग के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग क्या है? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड येट। ऐसी इनकम जो आपने कमा ली लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, उसे क्या कहेंगे? एक्रूड इनकम।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम रखें तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू हो गया ये, लेकिन हमें मिला नहीं है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं डिविडेंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मिला नहीं हमें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एग्जांपल्स हैं। किस चीज के एग्जांपल्स हैं? एक्रूड इनकम के। तो इनको इस तरीके से एक्रूड इनकम में शो करके चलते हैं। ये हुआ मीनिंग इसका। आइए बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। यहां लिख देता हूं मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में अगर देखें तो आपको एक बात समझनी है केवल कि जो एक्रूड इनकम है उसका ट्रीटमेंट दो जगह जाएगा। अगर वो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, और एक ही जगह लिखी जाएगी यदि वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते वक्त कि ट्रायल बैलेंस में दिया है या ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही जगह दिखाएंगे, और अगर बाहर दिया है तो दो जगह जाएगा। अब देखिएगा ऐसी इनकम जो कमा ली आपको मिली नहीं, तो उस पर आपका पोजीशन है, अधिकार है, आपको मिलनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज इस पर आपका पोजीशन होता है दैट इज टू बी ट्रीटेड एज योर एसेट्स। नॉर्मली इसको हम एसेट्स मानते हैं एक्रूड के नाम से। तो ये हमें अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस अगर आपको ये गिवन है तो इसको हमें कहां दिखाना है? एज एन एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी हमारी। और बैलेंस शीट में कहां पर? एसेट साइड में उसको शो करके चलेंगे। किस नाम से? एक्रूड इनकम के नाम से। एक्रूड इनकम मतलब अगर मान लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट रिसीवेबल है, अभी मिला नहीं है, एक्रूड है तो एक्रूड रेंट। अगर इंटरेस्ट एक्रूड है तो इंटरेस्ट को हम लिख देंगे यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। चलिए दूसरा पॉइंट है, अगर ये आपको दिया है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ध्यान रखिएगा जितनी भी एडजस्टमेंट होती है नॉर्मली वो बाहर की तरफ दी होती है, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखी होती, ट्रायल बैलेंस से बाहर दी होती है। अगर ट्रायल बैलेंस में लिखी है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी नोटेड है, रिकॉर्ड कर चुके हैं, सिर्फ उसके बैलेंस दिए हैं, तो बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना है कि कहां आएगा वो बैलेंस। तो उस कंडीशन में वो हमारी एसेट्स होती है तो हम उसको यहां दिखा देते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड दिया है तो ये इज येट टू बी रिकॉर्डेड, इसको अभी हमें रिकॉर्ड करना है। तो एक ट्रीटमेंट तो यही रहेगा इसका कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट हमारा रहेगा कि भाई इनकम है तो नॉर्मली इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है हमारी। किसमें आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करते, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करते। ये कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पर लिखी जाएगी? इनकम जनरली क्रेडिट होती है तो यहां होगी हमारे पास बाय इनकम, जो भी इनकम हमारी एक्रूड है उसमें हम इसके कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम के नाम से इसको ऐड करके दिखा देंगे। ये होगी हमारी इनकम। अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री पर। देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, आइए समझते हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को अगर हम देखें तो आप देखिए क्या हो रहा है, इससे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है। और आपने इसको क्या कहा है? इट इज एन एसेट, ये हमारी एसेट भी है। तो एसेट्स बढ़ रही है एक तरफ और दूसरी तरफ इनकम बढ़ रही है। तो जर्नल एंट्री में क्या लिख देंगे? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सर जैसे कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट हमारा एक्रूड है तो हम यहां लिखेंगे क्या? बाय इंटरेस्ट एट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज एन एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहां हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इज क्लियर? ये हमारी एंट्री हो जाएगी इसकी, इसको हम बोलेंगे क्या? अकाउंटिंग एंट्री। तो ये हमारा लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, एक्रूड इनकम रिकॉर्डेड, सॉरी एक्रूड इनकम रिकॉर्डेड। ये हमारी नरेशन हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि बाहर दे रखी थी, अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यदि ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हो तो बैलेंस शीट में जाता है, और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हो तो दो जगह जाता है, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जनरल एंट्री हमारी होती है ये एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। मीनिंग हमने देख ही लिया। होप्सो कि आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको डिस्कस कर सकूं अनएक्रूड इनकम के
बारे में कि अनएक्रूड इनकम क्या होती है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए कोई, आइए बात करते हैं अनएक्रूड इनकम के बारे में। तो मैं एक्रूड इनकम के साथ में इसको समझाता हूं क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को समझा वैसे ही हम इसको समझेंगे। ये क्या है हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं लेकिन आपको एडवांस में मिल गई तो उस इनकम को क्या बोलते हैं? अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम, उस इनकम का क्या नाम है हमारा? अनएक्रूड इनकम। तो ये अनएक्रूड इनकम का दूसरा नाम है। और ये इनकम है जो कमाई ली और मिली नहीं, कमाई ली लेकिन मिली नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? अगर इसे मीनिंग के बारे में बात करें अनएक्रूड इनकम के, तो अनएक्रूड का मतलब रहेगा इनकम विच यू हैव नॉट अर्नड येट बट रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो कमाई नहीं लेकिन आपको एडवांस में मिल गई, दैट इज योर अनएक्रूड इनकम। अब ऐसी इनकम का एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो क्या करते हैं? आप कुछ ना कुछ पैसा एडवांस ले लेते हैं उस मालिक से जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, ताकि आप रॉ मटेरियल्स या किसी प्रकार की जो सामग्री उसमें रिक्वायरमेंट है वो खरीद सकें। तो ऐसी इनकम हमारी क्या होती है? एडवांस में मिल गई इनकम लेकिन काम अभी हमने किया नहीं है। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है एडवांस में सैलरी मिल जाती है 1 महीने की, तो दैट इज कॉल्ड योर एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको एडवांस में मिल गई लेकिन अभी आपने उसके लिए काम नहीं किया है। तो ऐसी इनकम हमारी एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है? ऐसी इनकम हमारी एक लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इसको ये लायबिलिटी बन जाती है। और जब लायबिलिटीज बन जाती है तो उनका ट्रीटमेंट हम उसी तरीके से लेकर चलते हैं। यहां लिख देता हूं मैं साथ में अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ठीक है, अनएक्रूड इनकम। ये क्योंकि एक लायबिलिटी है हमारी, तो अगर ये हमें दिया गया है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो हम इसे बैलेंस शीट की कहां लिखेंगे? लायबिलिटीज साइड में शो करके चलेंगे। बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में। और किस नाम से? अनएक्रूड इनकम के नाम से इसको शो करेंगे, ठीक है। और अगर ये दिया है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, कहां दिया है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। इनकम में हम एक्रूड इनकम को तो प्लस कर रहे हैं, अनएक्रूड इनकम को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस अनएक्रूड इनकम, किस नाम से लेस हो जाएगा? अनएक्रूड इनकम के नाम से इसको लेस करके दिखाएंगे। इज इट क्लियर? बोलिए ट्रीटमेंट आपको समझ में आया? क्या ट्रीटमेंट है इसका? चलिए कलर विजिबल तो है ना? ओके, विजिबल नहीं है तो लीजिए मैं ब्लू मार्कर दोबारा से यूज कर लेता हूं। ये मैंने क्या बताया है कि इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे अनएक्रूड के नाम से, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिस्पेक्टेड इनकम में से माइनस कर देंगे। सर अगर रिस्पेक्टेड इनकम नहीं हुई तो कुछ नहीं करना, आप सीधा दिखा देंगे बाय, हाँ ये जो बात पूछने वाली है, तो आप क्या करेंगे? इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे, टू अनएक्रूड इनकम, टू अनएक्रूड इनकम। अगर इनकम नहीं है तो अनएक्रूड इनकम के नाम से, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अनएक्रूड इनकम हमारे लिए लायबिलिटी है, ये तो चलेगी लायबिलिटी साइड में। अगर नहीं है इनकम तो आप इसको डेबिट में दिखाएं, तो डेबिट में दिखाकर अपना काम चला सकते हैं। चलिए ये हुआ हमारा ट्रीटमेंट एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम के बारे में। अब बात करते हैं इसकी जो ना एंट्रीज के ऊपर। इसकी एंट्री क्या होगी? अगर इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करें तो ये एक लायबिलिटी है तो डेफिनेटली ये क्रेडिट होगा हमारा, ठीक है। अनएक्रूड के नाम से, अनएक्रूड इनकम के नाम से इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करके दिखाएंगे। और क्योंकि इससे इनकम हमारी घट जाएगी तो इनकम क्या हो जाएगी? डेबिट। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम। ये अनएक्रूड इनकम हमने रिकॉर्ड कर ली जो कि पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, तभी तो ये एडजस्टमेंट में आई। जितनी भी एडजस्टमेंट होती है जनरली वो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आपको मिलती है। दिस इज अबाउट द एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम। और आज की हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन बची है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल से चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आइए इसका ट्रीटमेंट भी सीखते हैं। इसको रब कर देता हूं। इसका एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए हमने लिख लिया है। आइए बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन देखिए, इसका पहली बात तो आप नोट कर लीजिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो इस पर एप्लीकेबल होता है।
इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। कैसा खर्चा है ये? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इससे हमारी एसेट्स की वैल्यू घटती है, इससे हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो इसके मीनिंग में भी हम यही बातें समझेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या होगा। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। कैसा खर्चा है? नॉन कैश एक्सपेंस, यानी कि इसमें कैश हमें कुछ नहीं पे करना पड़ता, जस्ट वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये सिंपली आप कहेंगे डेप्रिसिएशन मींस स्लोली एंड ग्रेजुअली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। या आप लिख दें रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी tangible fixed assets excepting land, जमीन को छोड़कर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में आने वाली कमी को डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? 6 लगता है, और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, बट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। ये क्या करता है? टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स लायबिलिटी को हमारी को क्या कर देता है? कम कर देता है, क्योंकि ये खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिकॉर्ड करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से 2 मेथड होते हैं? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड्स कौन कौन से हमारे पास फॉर रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग पार्ट। ठीक है, ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ा है, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के नाम से। चलिए अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा आइए समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? देखिए 2 जगह गिवन हो सकता है, क्या लिख देता हूं मैं? डेप्रिसिएशन। अगर ये दिया है आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, कहां दिया है? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? और ये दिया है आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ठीक है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस अगर दिया है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो सिंपली अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो ये खर्चा है। खर्चा जनरली किसका है? अब देखना है किसका है। अगर ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और अगर ये डेप्रिसिएशन आपको गिवन है किसका? ऑफिस का या मशीनरीज का, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नॉर्मली ये मशीनरी पर लगता है तो इसको हम कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और कहां दिखा देंगे? डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन के नाम से, टू डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा दिया जाएगा। अब अगर ये दिया गया है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी कि कैसे दिया होगा? बाहर लिखा होगा चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 5%, 10%, 12%। तो इस तरीके से अगर गिवन होगा तो इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से होगा। एक ट्रीटमेंट तो हमारा यही रहने वाला है कि हम इसको कहां दिखा देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका रहने वाला है हमारा बैलेंस शीट के अंदर। कहां रहने वाला है? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? जो हमारी एसेट साइड होती है, एसेट साइड होती है उसमें से इसको लेस करके दिखा देंगे। उसमें से क्या कर देंगे? लेस। किसमें से? रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट्स में से। जिस भी एसेट्स पर रेट लगा है उसकी वैल्यू लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, माइनस में डेप्रिसिएशन, और जो वैल्यू बचेगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ योर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये 2 तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करके चलेंगे। आइए बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री पर। इसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड की जाएगी? देखिए, जब जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो यहां पर हम 2 जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, जो कि हमने चार्ज नहीं किया है, ये खर्चा है, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। जिस भी एसेट्स पर आप इसे
चार्ज कर रहे हैं, एक एंट्री तो हमारी हो जाएगी ये, और दूसरी एंट्री हो जाएगी क्योंकि खर्चा है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो जनरल एंट्री हम इसके लिए पास कर देंगे। होप सो कि आज के टॉपिक में आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एक्रूड इनकम क्या है, अनएक्रूड इनकम क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है, और किस तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करके चलेंगे। इसमें हमें तीन बातें समझनी है, मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्री। मीनिंग में हम इसके मीनिंग के बारे में बताएंगे क्या होता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे, साथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां आता है, जर्नल एंट्री में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और याद रखिएगा जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है ऑल आर टू बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर बुक। ठीक है, जितने भी जर्नल एंट्री होती है वो वाया जर्नल प्रॉपर बुक रिकॉर्ड होती है, जर्नल प्रॉपर बुक। उसके लिए हम जर्नल नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, जर्नल प्रॉपर बुक बनाते हैं, ये इनमें रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार ताकि आप इसको आसानी से रन कर सकें। और ध्यान रखिएगा बाकी जितने भी जो ये टॉपिक हमने पढ़े, जो एडजस्टमेंट हमने पढ़ी और इसके अलावा जो एडजस्टमेंट रह गए उनको भी हम इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। लेकिन कल जो है हम अपनी क्लास में इन 6 एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे अपनी बुक से, ताकि हमें समझ में आए कि हमें इनको एग्जैक्टली लिखना कैसे है, ट्रीटमेंट कैसे करना, क्वेश्चन किस तरीके का हमारे सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैक्सिमम जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ मैं आपके जुड़ूंगा, काम करूंगा। और फिर भी मैं लास्ट में एक बात जैसे लिखता हूं कि अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कॉल मी एट 9671 925 624 और 7015 406 635। These both are my WhatsApp number। आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए इस नंबर का यूज करें। व्हाट्सएप आप किसी पे भी कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ।